बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ क्यूएयू में एमफिल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए जो फॉल 2017 का, उसके बाद 2018 और मजीद हमने काफ़ी पेपर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिर आज अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम मजीद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A ball of mass m is dropped from a height h above the ground. Neglecting air resistance, determine the speed of the ball when it is at a height y above the ground. इसको हम फिगर के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉल है जिसका मास m है, इसकी ग्राउंड से जो हाइट है दैट इज h। ठीक है, ये जो आपके पास हाइट है वो पॉइंट जिस पे हमने बॉल की स्पीड डिटरमिन करनी है। लेट्स सपोज हम इसको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है दैट इज y। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा h माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्पीड फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसलिए हम a को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे g से। सिमिलरली अब यहाँ पर जो हमारे पास हाइट s है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास होगा h माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास वी आई है दैट वुड बी जीरो, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल है दैट इज जीरो, क्योंकि इनिशियली तो बॉल रेस्ट पे है ना। ठीक है, यहाँ से जो हमारे पास उसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू एच माइनस वाई, एंड दिस इज योर ऑप्शन बी विच इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज a 6.0 kilogram block initially at rest is pulled to the right along a frictionless horizontal surface by a constant horizontal force of 12 Newton. The block speed after it has moved 3.0 meter is nearly equal to. अब यहाँ पर आपने स्पीड डिटरमिन करनी है। ठीक है, आप तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन बी। ये आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल है, हम इससे पहले भी प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करते हुए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम के एमसीक्यूज कर चुके हैं। हमने फॉल 2017 के पेपर में ऐसा ही एक एमसीक्यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम देते हैं इस एमसीक्यू को, क्योंकि ये एमसीक्यू तो आपके पास सिंपल है कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो दैट इज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, लेकिन अब ये एमसीक्यू आपसे दो तीन तरह से और भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू। ठीक है, तो जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाए तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्फेरिकल शेल है इसमें हमारे पास जो चार्ज है, लेट हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज और स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब इसमें जो चार्ज है वो हमारा ना सरफेस पे रिजाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए इसके सेंटर पे, यानी इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गॉसेस सब लॉ यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी कि मैं आई विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस हेयर। ठीक है, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैं गॉसेस लॉ यूज करूंगी, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए is equal to q enclosed. Here q enclosed is the charge that is enclosed by the Gaussian surface over epsilon naught. ठीक है, तो अब देखें गॉसियन सरफेस में सेंटर पे तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो टर्म है जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड बी जीरो। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा जाए तो उसकी आपके पास ये वैल्यू होगी सेंटर पे क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो हमारे पास स्फेरिकल शेल के इधर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही इसके अंदर भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, यानी इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जबकि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपसे वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, इसके अलावा वो आपसे आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बताएं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू दो तीन तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ओके,
नेक्स्ट है the commutator of the Hamiltonian and the linear momentum operator of a free particle of mass m in one dimension is। अब यहाँ पर आपने एक कम्यूटेटर फाइंड करना है। हमने एक हैमिल्टोनियन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन जब हम इस कम्यूटेटर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होगा एच कैप पी कैप, ठीक है, माइनस पी कैप एच कैप, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर साई, और जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम ऑपरेटर, इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट डेल साई, ठीक है। यहाँ पर आप ये इस फॉर्मूले में आप एच और पी की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन ई, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इस एमसीक्यू को तैयार कीजिएगा तो आप ये भी देख लीजिएगा कि ये जो कंप्यूटेशन रिलेशन है जब ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको एमसीक्यू बताने जा रही हूँ ये यूजुअली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपके पास कंप्यूटेशन रिलेशन अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाए, ठीक है, जैसे इस केस में हमारे पास ये जो कंप्यूटेशन रिलेशन है ये इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल्स टू जीरो आ गया, ठीक है। जैसे ना अगर हम लोग ये करते हैं ये पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। अगर हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करें तो वो हमारे पास इक्वल आता है अयोटा एच कट के, ठीक है। ये मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अभी इक्वल्स टू ए अयोटा एच कट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि ये जो मोमेंटम और पोजीशन हैं ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। पहला तो एक जो सिंपल सा मतलब ये हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा अगर तो कम्यूटेशन रिलेशन इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कम्यूट नहीं करे। कम्यूट नहीं करे इससे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप उन दोनों को अब साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, विच इज और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है इसकी एक वैल्यू आ गई है और ये हमें अब ये बता रही है कि जो यू कांट able to find position and momentum simultaneously at the same time, ठीक है। और अगर तो इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि यू कैन फाइंड देम इजीली साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे अब इस केस में आपके पास जीरो आ गई है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लाजमी अपने मेमोराइज कर लें क्योंकि ये एमसीक्यू आपके रिटन टेस्ट में भी आ सकता है। अगर रिटन टेस्ट में नहीं आता तो ये इंटरव्यू में भी बाजुकात पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T, द एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, ठीक है। वो एमसीक्यू ये था कि हमारे पास जो डिबाई मॉडल और आइंस्टाइन मॉडल है उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना था वो था कि दोनों केसेस में हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है वो इक्वल होती है 3 kBT के, ठीक है। तो आज के इस एमसीक्यू में अब हमसे ना एवरेज एनर्जी पूछी जा रही है कि वो एवरेज एनर्जी की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो जो लास्ट एमसीक्यू में हमने उस वक्त जस्ट करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया था 3 kBT, तो आज हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि 3 kBT कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो एवरेज एनर्जी होती है हर डायरेक्शन में दैट इज इक्वल्स टू हाफ kBT, ठीक है। अब जो हमारे 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर है उस केस में हमारे पास क्या होते हैं कि 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, यानी 3 आपके पास होते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड 3 फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट जो हमारी हाफ kBT जो एनर्जी है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 kBT। हियर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट option. So for today this is enough. In my next video I will discuss with you the more questions from the previous papers.